एक ऐसा स्कैम जिसने पूरे बैंकिंग सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया, जिसने एक चौंकाने वाली कहानी लिखी। डायमंड के बादशाह बिलियनर नीरव मोदी का 11,000 करोड़ का पीएनबी स्कैम इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड में से एक है। सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि देश का विश्वास भी चुराया गया था। तो लेट 90s में गुजरात का रॉ डायमंड बहुत ज्यादा फेमस हो गया और इसकी डिमांड बढ़ने लगी। तो पालनपुर में एक आदमी थे केशव लाल मोदी, जो नीरव मोदी के ग्रैंडफादर थे। उन्होंने 1920 में डायमंड एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर दिया। इसके सिलसिले में वो कभी मुंबई तो कभी सिंगापुर आते जाते रहते थे और वह चाहते थे अपने बिजनेस को बेल्जियम के एंटवर्प शहर में फैलाना, बिकॉज उसे डायमंड के बिजनेस का कैपिटल कहा जाता था। तो उन्होंने अपने बेटे दीपक मोदी, जो नीरव मोदी के फादर हैं, उन्हें बेल्जियम भेज दिया बिजनेस को संभालने के लिए। वही एक और डायमंड के बिजनेसमैन थे चीनू भाई चौकसी, जिन्होंने 1966 में अपनी एक ज्वेलरी कंपनी शुरू किया जिसका नाम रखा गीतांजलि। और इस कंपनी का नाम चीनू भाई चौकसी ने अपने दो बेटियों के नाम पर रखा। एक का नाम था गीता और दूसरे का नाम था अंजलि, और इसे मिलाकर गीतांजलि रखा। और वहीं केशवलाल मोदी और चीनू भाई चौकसी बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। और 1966 में दीपक मोदी और गीता चौकसी की शादी करा दिया। और 27 फरवरी 1971 को नीरव मोदी का जन्म हुआ पालनपुर गुजरात में। और उसके एक साल बाद नीरव मोदी की पूरी फैमिली बेल्जियम शिफ्ट हो गई। और उसी साल किसी कारण के चलते नीरव मोदी की मां ने साइड कर लिया और 1988 में नीरव मोदी को यूएसए भेज दिया था उसके स्टडी के लिए, बट उसने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया। और 1989 में नीरव मोदी इंडिया भाग कर आ गया और वह अपने मामा मेहुल चौकसी के डायमंड एंड ज्वेलरी शॉप गीतांजलि में काम करने लगा। और उस टाइम पर गीतांजलि इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था। 4000 स्टोर्स इंडिया में खुल चुके थे। और नीरव मोदी इंडिया आने के बाद 9 साल तक डायमंड के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम किया और डायमंड के बारे में सब कुछ जान गया था। तब जाकर नीरव मोदी ने 1999 में एक डायमंड कंपनी खोली जिसका नाम रखा फायर स्टार डायमंड। और नीरव मोदी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गया था डायमंड के काम में। तो शुरुआत में ही उसने अपने बिजनेस को यूएस, यूके, बेल्जियम, हांगकांग जैसे देशों में एक्सपेंड किया। और उस टाइम पे डायमंड के बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन था। तो उस टाइम पर डायमंड के बिजनेस में टॉप पर जाने के लिए नीरव मोदी को कुछ यूनिक करने की जरूरत थी। तब वह अपने क्लाइंट्स को ऑफर देने लगा कि आप दूसरे जगह से रॉ डायमंड खरीदते हैं और उसे फिर साइज के हिसाब से कट करते हैं ताकि आपके ज्वेलरी के रिक्वायरमेंट में फिट हो सके। और इस काम में आपको कम से कम 30 दिन का समय लगता होगा और इसके अलग से पैसे लगते होंगे। तो यह सभी काम हम करके दे देंगे, इसके बदले आप हमें थोड़े से पैसे दे देना। और उस टाइम पर ऐसा सर्विस कोई नहीं दे रहा था। तो नीरव मोदी और ज्यादा ग्रो करने लगा और कुछ समय बाद इंडियन और चाइनीज कंपनी ने सेम फैसिलिटी देने लगी, जिसके कारण से नीरव मोदी का ग्रोथ थोड़ा धीमा हो गया, बट ग्रोथ हो रहा था। और नीरव मोदी ने 2005 में फेडरिक गोल्डमैन कंपनी को एक्वायर कर लिया। और उसके 2 साल बाद नीरव मोदी ने 2 और कंपनीज को एक्वायर किया, सैंडबर्ग और एआफ्री डायमंड कंपनी। और 2009 में अपने एक फ्रेंड के रिक्वेस्ट पर एक इयरिंग पेयर बनाया और वह इयरिंग उसके फ्रेंड को बहुत ज्यादा पसंद आया। तो नीरव मोदी ने सोचा वह ज्वेलरी के फील्ड में भी अपना कदम जमा सकता है। तो 2010 में नीरव मोदी ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने गोलकोंडा माइन से डायमंड लिया और ऑस्ट्रेलिया के आर्गिल माइन से डायमंड लिया, जहां पर पिंक डायमंड निकलता है। और नीरव मोदी ने इन दोनों जगहों के डायमंड को मिलाकर एक नेकलेस डिजाइन किया और उस नेकलेस का नाम रखा गोलकोंडा लोटस नेकलेस। और यह गोलकोंडा लोटस नेकलेस 12.29 कैरेट का था और इस नेकलेस का डिजाइन यूनिक था, जिसकी वजह से यह नेकलेस बहुत ज्यादा फेमस हो गया और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। और एक क्रिस्टीज कंपनी थी जो
जो एक फेमस ब्रिटिश कंपनी थी और इनका काम था दुनिया भर में फाइन और यूनिक आर्ट को खोज कर ऑक्शन कराना। तो क्रिस्टीज ने हांगकांग में एक ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया जिसमें गोलकोंडा लोटस नेकलेस को फीचर किया और गोलकोंडा लोटस नेकलेस सोल्ड हुआ 16.29 करोड़ में। और उस टाइम पर क्रिस्टीज का कैटलॉग कवर बहुत ज्यादा फेमस था और पहली बार किसी इंडियन नेकलेस का फोटो और उसके बारे में लिखा गया था क्रिस्टीज के कैटलॉग कवर पर। और इस इंसिडेंट के बाद नीरव मोदी बहुत फेमस हो गया था। तब नीरव मोदी ने इस फेम को देखते हुए खुद का ज्वेलरी ब्रांड ओपन किया अपने ही नाम पर न्यू दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में और एक और स्टोर ओपन किया मुंबई के काला घोड़ा में। और नीरव मोदी अब खुद के डिजाइन किए हुए डायमंड ज्वेलरी बेचता था और भी 17 अदर स्टोर ओपन किया अक्रॉस द वर्ल्ड लाइक यूके, यूएस, हांगकांग। और यह अपने डिजाइन किए डायमंड नेकलेस को ऑलमोस्ट सभी ऑक्शंस में भेजता था, जिसके चलते नीरव मोदी के डायमंड ज्वेलरी का डिमांड इंक्रीज होने लगा। बट नीरव मोदी के पास उतने पैसे नहीं थे कि वह उतने डायमंड इंपोर्ट कर सके जिससे वह मार्केट डिमांड को फुलफिल कर सके। और यहीं से स्कैम की शुरुआत होती है। तो उससे पहले हम डायमंड के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस के बारे में समझ लेते हैं और नीरव मोदी ने किस लूप होल का यूज करके यह फ्रॉड किया था तो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है कुंदन और यह चाहता है ऑस्ट्रेलिया से डायमंड इंपोर्ट करना। तो अगर कुंदन के पास पैसे है तो वह पैसे उस एक्सपोर्टर के पास भेजेगा तो वह डायमंड भेज देगा। बट अगर कुंदन के पास पैसे ना हो देने के लिए, जैसे नीरव मोदी के पास पैसे नहीं थे तो कुंदन लोन लेगा बैंक से। बट बिजनेसमैन के पास ऑप्शन होता है लोन लेने का। लाइक एक नॉर्मल पर्सन कैसे लोन लेगा, वह बैंक जाएगा, लोन एप्लीकेशन अप्लाई करेगा और बैंक उसे लोन दे देगी। बट बिजनेसमैन दो तरीकों से लोन ले सकता है। एक वही नॉर्मल पर्सन की तरह लोन एप्लीकेशन अप्लाई करेगा और लोन लेगा, बट इसमें बिजनेसमैन लॉस में चला जाता है बिकॉज इंडियन बैंक का इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है और ऊपर से फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज कराने का चार्ज भी लगेगा। इसलिए बिजनेसमैन उसी कंट्री से लोन लेता है जहां से इनको डायमंड एक्सपोर्ट कराना होता है बिकॉज फॉरेन बैंक्स का इंटरेस्ट रेट कम है इंडियन बैंक्स से और फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज भी नहीं कराना पड़ता है, जिसके चलते यह भी पैसे बच जाते हैं। बट फॉरेन बैंक्स किसी इंडियन बिजनेसमैन को लोन क्यों देगी, किस गारंटी पे लोन देगी? तब जाकर बिजनेसमैन यूज करते हैं LOU का, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जो बैंक देती है गारंटी के रूप में। तो LOU क्या होता है इसे भी समझते हैं। तो सबसे पहले आप एक ऑर्डर रिक्वेस्ट भेजोगे ऑस्ट्रेलियन डायमंड एक्सपोर्टर को तो वो आपके पास इनवॉइस और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भेजेगा। और एग्जांपल के लिए हम PNB बैंक को लेते हैं तो आपको वो डायमंड मंगाने के लिए 100 करोड़ की जरूरत है। तो आप एक रिक्वेस्ट भेजोगे PNB बैंक को जो इनवॉइस और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स है आपके पास उसके साथ कि मुझे फॉरेनर सप्लायर को 100 करोड़ रुपए देने हैं डायमंड के बदले, तो मुझे 100 करोड़ की बायर क्रेडिट चाहिए। तो PNB आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और सभी डॉक्यूमेंट्स सही होने के बाद PNB बात करेगा ऑस्ट्रेलिया के बैंक से कि मैं इस लोन का गारंटर बनता हूं, अगर वो आदमी लोन नहीं भरेगा तो मैं भरूंगा। बट इसके लिए आपको PNB को 100 करोड़ का सिक्योरिटी देना पड़ेगा, जैसे प्रॉपर्टीज के पेपर, FD या कंपनी के शेयर्स। और बैंक्स उनको LOU नहीं देती है जो पैसे पे ना कर सके। और यह LOU कोई इंसान जाकर नहीं देता है बल्कि यह स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम के थ्रू सेंड किया जाता है और उसके बाद फॉरेन बैंक्स लोन देती है। बट फॉरेन बैंक एक्सपोर्टर के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर नहीं करती है। जैसे PNB ग्रांटर बना है तो इसका ऑलमोस्ट हर कंट्री में ब्रांच होगा जिसे नोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। तो वह फॉरेन बैंक ग्रांटर बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करता है। उसके बाद नोस्ट्रो अकाउंट से एक्सपोर्टर के अकाउंट में पैसे को भेजा जाता है। बट बैंक्स इतना रिस्क क्यों लेती है? बिकॉज इससे बैंक्स को कमीशन मिलता है और जितने का LOU अप्रूव करती है उतना अमाउंट का सिक्योरिटी भी ले लेती है, जिससे बैंक रिस्क फ्री रहती है। तो नीरव मोदी ने इसमें किस लूप होल का यूज किया था? तो मुंबई में नीरव मोदी के स्टोर के पास ही PNB का ब्रेडी हाउस ब्रांच था जिसमें गोकुलनाथ सेट्टी डिप्टी मैनेजर था और मनोज खरत एक सिंगल विंडो ऑपरेटर था। और यह दोनों ने मिलकर यह फ्रॉड करवाया था। तो जो भी LOU अप्रूव किया जाता है उसे CBS यानी कि कोर बैंकिंग सिस्टम में मेंटेन किया जाता है। और ये जो मनोज खरत था
इसी सीबीएस का क्लर्क था। तो एक दिन नीरव मोदी पीएनबी के ब्रेडी हाउस ब्रांच में एलओयू अप्रूव कराने के लिए आया। तो वह गोकुलनाथ शेट्टी से बोला कि उसकी कंपनी एलओयू के लिए अप्लाई करेगी, तो बस आप उसे अप्रूव कर देना, बट हमसे सिक्योरिटी मत मांगना। तो गोकुलनाथ शेट्टी ने शुरू में थोड़ा आनाकानी किया और कहा विदाउट सिक्योरिटी हम एलओयू को अप्रूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन सब की एंट्री सीबीएस में होती है। तो नीरव मोदी ने कहा हमारे एलओयू के बारे में सीबीएस में एंट्री मत करना, इसके लिए हम आपको अलग से पैसे दे देंगे। जिससे मनोज और गोकुलनाथ शेट्टी दोनों रेडी हो गए और फिर 2011 में नीरव मोदी ने अप्लाई किया एलओयू के लिए अपने डायमंड आर यूएस कंपनी से। और इसकी सेटिंग पहले से थी ही पीएनबी के ब्रेडी हाउस ब्रांच में, और इन्होंने झूठ बोला कि इन्हें हांगकांग से पर्ल्स इंपोर्ट कराने हैं। और नीरव मोदी ने एलओयू अप्रूव करा दिया बिना किसी सिक्योरिटी के, और मनोज खरत ने इस एलओयू का एंट्री ही नहीं किया सीबीएस में। तो बिना किसी सिक्योरिटी के पीएनबी बैंक नीरव मोदी के एलओयू का गारंटर बन गया था। अगर नीरव मोदी उन पैसों को वापस नहीं देगा तो पीएनबी को अपने जेब से पैसे देने पड़ेंगे। और नीरव मोदी ने ऐसा प्लान बनाया था डे वन से कि उसे पीएनबी को पैसे देने ही नहीं थे, क्योंकि जब नीरव मोदी की कंपनी प्रॉफिट में थी तब उसने प्रिंसिपल अमाउंट को तो छोड़ो, इवन इंटरेस्ट तक पे नहीं किया। और साथ में यह बहुत कुछ कर रहा था जिससे यह इंडिया के पैसे को इंडिया से बाहर निकाल कर ले जा रहा था। बट हाउ, चलो इसे भी समझते हैं। तो नीरव मोदी ने 17 सेल कंपनीज ओपन किया था पूरी दुनिया भर में, और यह कंपनीज को नीरव मोदी ही कंट्रोल करता था। बट किसी को पता ना लगे यह सब कंपनी इसकी है, तो यह इसके लिए डमी डायरेक्टर्स बनाता था, और यह जानबूझकर कम पढ़े लिखे लोगों को डायरेक्टर बनाता था, जिससे वह जो कहे ये लोग वही करे। इसके लिए यह इन डमी डायरेक्टर्स को 8 से 10 हजार रुपए पर मंथ पे करता था। बट आप लोगों के दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि नीरव मोदी इन सेल कंपनीज का यूज करके पैसे कैसे इंडिया से बाहर ले जा रहा था। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखो, एक एक चीज शीशे की तरह साफ हो जाएगी। जैसे कि मान लो एक घटिया क्वालिटी का डायमंड है जिसका प्राइस था 10 लाख, और नीरव मोदी ऐसे घटिया क्वालिटी के डायमंड को खरीदता था पर झोल करके। जैसे कोई डायमंड 10 लाख का था तो वो अपने सेल कंपनी से उसी डायमंड को 10 लाख में खरीदता था, फिर उसी डायमंड को अपने दूसरे सेल कंपनी से 20 लाख में खरीदता था। ऐसे करके इस डायमंड को अपने 17 सेल कंपनी में घुमाता था, और 10 लाख के डायमंड के प्राइस को इंक्रीज करके 70 लाख तक कर देता था। फिर वह पीएनबी के ब्रेडी हाउस ब्रांच में जाता था और वह कहता था मुझे इस डायमंड की बहुत जरूरत है नेकलेस बनाने के लिए, और एलओयू को अप्रूव करा लेता था। ऐसे करके वह पैसों को अपने सेल कंपनी को ही देता था, और इस तरीके से वह पैसों को इंडिया से बाहर ले जा रहा था, जिसके चलते अब उसके पास पैसों की कमी थी नहीं। तो वह जो डायमंड चाहता था वो खरीद लेता था, और बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन के नेकलेस बनाता था, और यह अपने नेकलेस को क्रिस्टीज और साउथबीज के ऑक्शंस में भेजता था। इवन कभी कभी यह खुद ही ऑक्शन को ऑर्गेनाइज कराता था। और नीरव मोदी ने 2014 में अपना स्टोर नीरव मोदी बोटक्यू के नाम से दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में ओपन किया। उसके अगले साल मार्च 2015 में अपना स्टोर मुंबई के काला घोड़ा में ओपन किया। और नीरव मोदी ने यूएस में अपना पहला बोटक्यू स्टोर 2015 में खोला, न्यूयॉर्क के मेडिसन एवेन्यू एरिया में। और यह अपने स्टोर का नॉर्मल ओपनिंग नहीं करता था बल्कि ग्रैंड ओपनिंग करता था, जिसमें हॉलीवुड और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज तक आते थे, जैसे नाओमी, मॉडल कोको रोचा, निमृत कौर, लिसा हैडन जैसे सेलिब्रिटीज आते थे। और जब फोर्ब्स मैगजीन ने टॉप रिचेस्ट लोगों की लिस्ट जारी की, उसमें नीरव मोदी इंडिया में 85th रैंक पर था और पूरे वर्ल्ड में 1234 रैंक पर था। नीरव मोदी ने प्रियंका चोपड़ा को अपने नीरव मोदी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था। बॉलीवुड और हॉलीवुड के यह सभी सेलिब्रिटीज ने इस ब्रांड का प्रमोशन किया था। नीरव मोदी जिस एक्ट्रेस से प्रमोशन कराना चाहता था उन्हें चाहे ज्यादा पैसे क्यों ना पे करना पड़े, पर उनसे प्रमोशन करा कर ही मानता था। और नीरव मोदी का मामा मेहुल चौकसी वो भी इस फ्रॉड में शामिल था, और यह अपनी कंपनी का फ्रेंचाइजी बेचता था। तो हरिप्रसाद
प्रसाद ने 2012 में इसकी फ्रेंचाइजी 10 करोड़ में खरीदी और कुछ अथॉरिटीज साइन किया, जैसे मेहुल चौकसी हरि प्रसाद को 25 करोड़ की ज्वेलरी देगा उनके शॉप में रखने के लिए, बट मेहुल चौकसी ने उन्हें कोई ज्वेलरी नहीं दिया। तो हरि प्रसाद ने अपनी हर कोशिश की अपने पैसे वापस लेने के, बट उन्होंने हार पाच कर 2015 में FIR फाइल किया सेंट्रल पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में, बट इन्होंने कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया। तब हरि प्रसाद ने PMO को लेटर लिखा जिसमें अपना कंप्लेन लिखा और कहा इंडिया में बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला है विजय माल्या के जैसे। बट कुछ समय बाद हरि प्रसाद को पता चला उनका केस क्लोज हो चुका है और नीरव मोदी ने 6 सालों में 1213 LOU अप्रूव करवा लिया था, वो भी बिना कोई सिक्योरिटी दिए, और यह अमाउंट 11,400 करोड़ के करीब था, जो हमारे देश के गरीब लोगों के मेहनत की कमाई थी। तो नीरव मोदी के लिए ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी 31 मई 2017 को गोकुलनाथ शेट्टी रिटायर हो गया। और यहाँ पर एक कोइंसिडेंट यह है कि RBI के गाइडलाइन के हिसाब से स्टाफ 3 साल पर ट्रांसफर होते रहेंगे, बट गोकुलनाथ शेट्टी के केस में वह 7 साल तक एक ही ब्रांच में काम करता रहा और नीरव मोदी वहीं से अपने LOU को अप्रूव करवाता था। तो PNB के ब्रेडी हाउस वाले ब्रांच में एक नया मैनेजर आया, तो कुछ समय बाद 2018 में नीरव मोदी ने अपने एम्प्लॉय को LOU अप्रूव करवाने के लिए भेजा और इस LOU का अमाउंट था 321 करोड़। और जो नया मैनेजर आया था उसे इनके सेटिंग के बारे में नहीं पता था, तो उसने सिक्योरिटी मांगा इस LOU के बदले। तो अभी नीरव मोदी के एम्प्लॉय ने कहा हमने बहुत से LOUs बिना किसी सिक्योरिटी दिए ही अप्रूव करवाया है, आप चाहें तो अपने सिस्टम में चेक कर सकते हैं। और जो मैनेजर था वो पूरे सदमे में चला गया और उसने अपने अथॉरिटीज से कहा और उस स्कैम के बारे में रिसर्च करने लगे। तब उन्हें पता चला यह वाकई में सही है और PNB 11,400 करोड़ का ग्रांटर बन चुका है बिना कोई सिक्योरिटी लिए। तो PNB ने नीरव मोदी से कन्फ्रेंस करने की कोशिश की, बट वो 2018 के अर्ली जनवरी में ही इंडिया छोड़कर भाग गया था। तब PNB ने नीरव मोदी के कंपनीज से कहा कि जो भी बाकी पैसे हैं उसे क्लियर करो और जो भी डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास सबमिट करो। और इधर इंडिया में इतना कुछ चल रहा था और वहीं नीरव मोदी स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमारे प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ नीरव मोदी के कंपनीज ने कोई आंसर नहीं दिया PNB को। तो हार पाच कर PNB ने 29 जनवरी 2018 को इस फ्रॉड के बारे में RBI को बताया और उसी दिन FIR रजिस्टर कराया CBI में। और फिर CBI ने अपना रिसर्च शुरू किया और 10 PNB एम्प्लॉइज को सस्पेंड किया गया जिन पे शक था। और CBI को पता चला कि नीरव मोदी के मैनेजर के पास एक्सेस था LOU अप्रूव करने का। और फिर CBI ने 4 फरवरी 2018 को नीरव मोदी के अगेंस्ट लुकआउट नोटिस निकाला ताकि नीरव मोदी से बात किया जा सके, बट नीरव मोदी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और 7 फरवरी 2018 को PNB ने मेहुल चौकसी के अगेंस्ट भी FIR रजिस्टर कराया। और फिर CBI ने 13 फरवरी को ED को भी इस केस में शामिल किया और 15 फरवरी को ED ने नीरव मोदी के 17 स्टोर्स पर रेड किया और 5100 करोड़ रिकवर किया। बट ED ने इसका डॉक्यूमेंट पब्लिकली रिलीज नहीं किया। और 16 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के पासपोर्ट को सस्पेंड कर दिया। और यह न्यूज मीडिया में फैल गया जिससे PNB के सभी ब्रांचेस में लोगों की भीड़ जमा हो गई अपने अपने पैसे निकालने के लिए। और 13 मार्च 2018 को RBI ने इमीडिएटली LOU को बैन कर दिया और CBI ने मल्टीपल PNB के स्टाफ्स को अरेस्ट किया और नीरव मोदी के एम्प्लॉइज को भी अरेस्ट किया, जैसे विपुल अंबानी फाइनेंस मैनेजर थे नीरव मोदी के कंपनी के, और 4 अदर एम्प्लॉइज को अरेस्ट किया। और इसी बीच BJP और कांग्रेस एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे और गवर्नमेंट ने CBI पर प्रेशर डाला कि नीरव मोदी को वापस लाओ इंडिया। और फिर CBI ने इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस से हेल्प लिया और इंटरपोल ने रिसर्च किया। तब उन्हें नीरव मोदी के मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में पता चला। तब इंटरपोल ने
रेड कॉर्नर नोटिस RCN इशू किया। RCN का मतलब होता है अगर नीरव मोदी किसी भी कंट्री में दिख जाए तब उसे पुलिस इंडिया को दे देगी। और इसके बाद पूरी दुनिया की पुलिस नीरव मोदी को खोज रही थी, बट किसी को नहीं पता चल रहा था कि वो है कहां पर। फिर पता चला नीरव मोदी यूके में है। उसके बाद यूके गवर्नमेंट ने भी कंफर्म कर दिया कि वह यूके में ही है। तो अब CBI और ED ने एक्स्ट्राडिशन का रिक्वेस्ट सेंड किया यूके गवर्नमेंट को, बट यूके गवर्नमेंट का कहना था कि नीरव मोदी है तो यूके में ही, बट हमें भी उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। यूके में एक टेलीग्राफ न्यूज पेपर है, उसका एक रिपोर्टर मिक ब्राउन 9 मार्च 2019 को ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर घूम रहे थे। नीरव मोदी को देखा, तब एक कैमरा लेकर उसके पास चले गए और बहुत से क्वेश्चन पूछा। तो नीरव मोदी शुरू में चुप रहा, फिर नो कमेंट्स कहकर निकल गया। उसके बाद पता चला नीरव मोदी सेंटर पॉइंट टावर में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीद कर रह रहा था, जिसकी कीमत लगभग 80 से 85 करोड़ के बीच थी। फिर 19 मार्च 2019 को नीरव मोदी को वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में ले जाया गया और जब नीरव मोदी से क्वेश्चन किया गया तब उसने सब क्वेश्चन को डिनाई कर दिया, बट इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिए थे। तो नीरव मोदी को वेंसवर्थ जेल में रखा गया था। इंडिया नीरव मोदी को वापस लाना चाहती थी, लेकिन उसका लॉयर उसे ह्यूमन राइट्स ग्राउंड पे बचा रहा था। उसने कोर्ट को कुछ वीडियोस दिखाए जिसमें इंडियन पॉलिटिशियंस कह रहे थे हम नीरव मोदी को नहीं छोड़ेंगे, और उसके लॉयर ने कहा अगर हम नीरव मोदी को इंडिया भेजेंगे तो यह साइड कर लेगा। बट 25 फरवरी 2021 को वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुनाया और कहा नीरव मोदी गिल्टी है और नीरव मोदी को इंडिया बहुत जल्द भेज दिया जाएगा। और यहाँ तक कि 15 अप्रैल 2021 को यूके होम सिक्योरिटी ने एक्स्ट्राडिशन भी साइन कर दिया और तब 9 अगस्त 2021 को नीरव मोदी यूके हाई कोर्ट चला गया और वहां पर भी सेम चीज डिस्कस हुई। बट नीरव मोदी का एक्स्ट्राडिशन यहाँ पर भी अप्रूव हो गया और इंडिया रेडी था नीरव मोदी को वापस लेने के लिए। बट नीरव मोदी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ट्राई किया, बट उसका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया गया और 14 दिसंबर 2022 तक नीरव मोदी के पास इंडिया आने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। और एक्स्ट्राडिशन के हिसाब से नीरव मोदी 28 दिन के भीतर इंडिया वापस आ जाना चाहिए था, बट दिसंबर 2022 से आज तक नीरव मोदी वापस नहीं आया। इवन एक्स्ट्राडिशन का एग्जैक्ट स्टेटस क्या है ये भी हमें नहीं पता है। और कुछ लोगों का मानना है नीरव मोदी असाइलम के लिए अप्लाई करेगा, बट अभी यह क्लियर नहीं है। और नहीं इंडिया पूरा पैसा ला पाया और ना ही चोरों को वापस ला पाया। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद।